मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल वो शो है जो बातचीत हम लेकर आते हैं आपके लिए। इकोनॉमी, सरकार की नीतियां क्या चल रही हैं, उसका असर आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा और क्या कुछ हो रहा है देश में, इस पर हम एक तरह से ओवरव्यू लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। वैसे अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो है कंजम्पशन की, खपत की। मेरे साथ में सहयोगी प्रवीण शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, हेलो। खपत बढ़ाने वाला ये बजट रहा है और बजट का खुमार अभी इस हफ्ते रहेगा, पिछले हफ्ते आया है। तो ये जो खपत बढ़ाने वाला जो ये अब इसमें एक पेच भी सामने आ रहा है, खपत बढ़ेगी लेकिन एक बहुत बड़ा पेच है। बिल्कुल, खपत को लेके सरकार ने 1 लाख करोड़ का तो ऐलान कर दिया है, लोगों के हाथ में डाल दिए, लेकिन अब पूरी की पूरी जो गेंद है वो चली गई है कंपनियों के हाथों में, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हाथों में। तो वहाँ देखना होगा कि क्या होने वाला है। तो हम इस पर ही आज फोकस करने वाले हैं अपनी बातचीत में। तो 1 तारीख को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और देश के करोड़ों लोगों को टैक्स छूट की बड़ी सौगात दी। उसका जश्न न सिर्फ आम लोगों ने मनाया बल्कि कंपनियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई, खासतौर पर ऐसी कंपनियों में जो कि खपत के सामान बनाती है। बजट से उम्मीद पैदा हुई कि अब कंपनियां इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ाएंगी, लेकिन क्या अब इसकी उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि और भी कई सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या। तो इस सवाल को जरा और हम डिकोड करते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि इस मोर्चे पर सरकार की फिक्र बहुत बड़ी है। अगली खबर टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा के गुजरने के बाद अब उनकी विरासत को कैसे संभाला जाए, इसे लेकर पूरे ग्रुप में ऊहापोह की स्थिति है। 15,000 करोड़ रुपए की विरासत का ये क्या है मसला, इसको समझते हैं। और गोल्ड के बारे में कैसे बात नहीं करें, क्योंकि ट्रंप के फैसलों ने गोल्ड मार्केट की पूरी चाल ही बदल डाली है। और तो गोल्ड में जो हम तेजी देख रहे हैं और इसमें आपके लिए क्या की पॉइंट्स है, ये सब जानना है तो बने रहिए मनी सेंट्रल में हमारे साथ। बजट में सरकार ने आम लोगों के हाथ में 1 लाख करोड़ रुपए सौंपने का ऐलान कर दिया है। 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की घोषणा आई और इसने खुशी की लहर जो है वो सभी जगह से हमने देखनी शुरू कर दी। अब ये इस बात पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए अब प्राइवेट कैपेक्स को लाने में कामयाब होगा। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि केंद्र ने घरेलू और विदेशी निवेश के लिए माहौल पैदा किया है और उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को अब पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए यही सही वक्त है। बीते कुछ सालों से सरकार लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर से ग्रोथ को निकाल रही है। पहले 10 लाख करोड़, फिर 11.11 लाख करोड़ और इस साल इससे भी थोड़ा सा ज्यादा रकम जो है एलोकेट की गई है। लेकिन कंपनियां, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कैपेक्स जो है वो नहीं आ रहा है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि रिजर्व बैंक के हालिया सर्वे में कहा गया कि 2025 में भी प्राइवेट कैपेक्स के रिवाइव होने की उम्मीद कम ही है। तो भाई, आम जनता तो खर्च करेगी, पैसे आएंगे, पर क्या प्राइवेट कंपनियां भी खर्च करेंगी? क्या अभी समझ में आ रहा है जो मौजूदा आंकड़े हैं और जो मौजूदा खबरें हैं। प्रवीण, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाना ये भी सरकार के लिए चुनौती, यहाँ पे मामला फिर अटक रहा है क्या? बिल्कुल, अब तक सरकार जो सोच रही थी, जो चाह रही थी, वो ये था कि हम अपनी तरफ से पैसा डालेंगे मार्केट में, हम अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, पुल पुलिया ब्रिजेस बनाएंगे और उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो हैं, कंपनियां वो अपना पैसा लगाएंगी क्योंकि उनको सहूलियतें मिलेंगी और इस तरह से पूरा का पूरी इकोनॉमी को रफ्तार दी जाएगी। इसकी सरकार की कोशिश थी। आप देखिए कि 2022-23 में लगभग 7.5 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़ सरकार ने केपेक्स किया, फिर 11,11,000 करोड़ किया और इस साल 11,21,000 करोड़ किया। तो जो इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है केपेक्स में, वो बजट की बड़ी कहानी बनी हुई थी। लेकिन अब सरकार को ये लग रहा है कि इस बार क्या प्राइवेट केपेक्स जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने डाले हैं अब आम लोगों के हाथ में, ताकि खपत बढ़े और फिर ग्रोथ बढ़े और उसके साथ साथ प्राइवेट केपेक्स बढ़े, वो लेकिन मामला थोड़ा सा उलझता हुआ नजर आ रहा है। कुछ डेटा ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कंपनियां अभी तैयार नहीं हैं अपना पैसा खर्च करने के लिए। एक जो रिपोर्ट है, एक एनालिसिस है, वो ये बता रहा है कि बीते 2 साल में जो कंपनियों का के पास जो कैश रिजर्व है वो 35% बढ़ा है। 2022 के सितंबर में कंपनियों के पास जो कैश रिजर्व या कैश इक्विवेलेंट था वो लगभग 10,60,000 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। इसका मतलब यह है कि कंपनियां कैश के ढेर पे बैठी हुई हैं,
कंपनियां उस मौके का इंतजार कर रही हैं जहां पे कि वो इस पैसे को खर्च कर पाएं, और वो मौका अभी उनको संभवतः दिखाई नहीं दे रहा। और प्रियंका, एक और चीज़ बताऊं, अब जो हालात पैदा हुए हैं वो इस चीज़ को और रोकने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रंप आ गए और ट्रंप का जो टैरिफ का जो पूरा उनका जो एक सिस्टम बनाया है उन्होंने, वहाँ कंपनियां अब और डर रही हैं। कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि अंत में नतीजे किस तरह के रहने वाले हैं भारत के लिए, दुनिया भर के लिए। तो वो अब कैश और रोक के बैठी हुई हैं। अगर रिलायंस की अकेले की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए तो रिलायंस अपने पास कैश रिजर्व पे बैठी हुई है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो ये जो बात है, और इनफैक्ट एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिया है वो नाकाफी साबित होगा प्राइवेट केपेक्स को रिवाइव करने में। तो कॉन्फिडेंस नहीं है प्राइवेट कंपनियों को, बिल्कुल वेट एंड वॉच में है वो अभी भी। आप देखिए ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो भी वैसे नहीं है जो कंपनियों को इस बात का कॉन्फिडेंस दें कि वो पैसा इन्वेस्ट करें। तो फिर क्लियरली प्रवीण, केवल सरकारी कैपेक्स और 1 लाख करोड़ का जो टैक्स के जरिए जो आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं, ये सब मिला करके वो जो 8% की ग्रोथ की बात हो रही है, अगर हम 2047 तक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, फिर तो मुश्किलें अभी बहुत हैं। फिर बिल्कुल देखिए, अगले 8% आएगा क्या केवल इन कदमों से? नहीं, अब इस साल के लिए 6.6% का ग्रोथ का प्रोजेक्शन खुद आरबीआई का है। जो 7.2% था उसको घटा के 6.6 कर दिया। सितंबर क्वार्टर की ग्रोथ हम सबको पता है 5.4%, 4 साल का लो। अगले साल की ग्रोथ भी 6.3 to 6.8% कहने की बात खुद आर्थिक सर्वे में आ गई है बात। इसका मतलब यह है कि अगर 2 साल ये निकल गए और उसके बाद अगर रिवाइव होती है ग्रोथ, तब भी 8% की ग्रोथ को पकड़ना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया में जो पूरा कारोबारी माहौल है वो चैलेंजिंग हो गया है ट्रंप के आने के बाद से। अब मोदी जी 12 तारीख को जाने का उनकी बात आ रही है कि 12 तारीख को, पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो तकरीबन तय होगा। वो हो सकता है इस हफ्ते के आखिर तक चीज़ें तय हो जाएं। 13 तारीख को अगर उनकी ट्रंप से मुलाकात होती है तो भारत किस तरह के कंसेशन लेके आता है और भारत बदले में क्या देता है अमेरिका को, इस पे सारी नज़र होगी। इंडिया क्या ज़्यादा माल लेने की हैसियत में है अमेरिका से, और उसके बदले क्या अमेरिका इस बात की रियायत देगा कि ठीक है अब आप कम टैरिफ पे सामान को हमारे यहाँ दे सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, और हो सकता है उसके बाद कंपनियां भी ये सोचें कि अब हम पैसा थोड़ा सा तो अभी वेट एंड वॉच है, और टैरिफ पर क्या मूव दोनों देश लेते हैं इस पर नजरें बनी रहेंगी और हम इस पर बात करते रहेंगे। अगली खबर देश के दिग्गज कारोबारी घराने टाटा समूह की है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि रतन टाटा की विरासत को कौन संभालेगा। बात हो रही है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी RTEF की। खबर यह है कि टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के बोर्ड में ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए अब आर्बिट्रेटर नियुक्त करने पर फैसला ले सकते हैं। हुआ यह है कि रतन टाटा इस मामले पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं लिख कर गए हैं। अब ऐसे में इस बोर्ड की ट्रस्टी कौन हो, इसे लेकर उलझन बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि ये आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं। रतन टाटा ने 2022 में 2 एंटिटीज बनाई थी जो कि उनके बाद उनकी पर्सनल वेल्थ के बेनिफिशियरी होंगे। इसमें से एक RTEF और दूसरा रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट है। एक कंपनीज एक्ट के तहत बना है, जबकि दूसरा चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपी मकसद से बना है। तो यहाँ पर आकर के मामला अटक रहा है कि अब कौन जो है इस पूरे विरासत को संभालेगा। उलझ गया है पूरा मामला। रतन टाटा जैसा जो नाम है, जो अपने फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते थे, वो इस मामले में, डिवीजन के मामले में, स्टेट प्लानिंग के मामले में ये बड़ी चूक है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतनी सारी उनके पास रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल, आप तो स्टेट प्लानिंग पे लगातार कवर करते रहे हैं, और देखिए रतन टाटा से भी एक तरह से वो जो क्लियर टर्म्स उनको लिखकर जाने चाहिए थे वो शायद वो वैसा करके नहीं गए। और अब जो एक ट्रस्ट और एक फाउंडेशन बना है उसमें किस तरह से फाउंडेशन में ट्रस्टीज़ को अपॉइंट किया जाएगा, उसको लेके थोड़ा सा उहापोह, थोड़ी सी उलझन टाटा ग्रुप में बनी हुई है। टाटा के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि अब हम कोई एक आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ अपॉइंट करें जो कि ये तय करे कि किनको इस टाटा जो रतन टाटा फाउंडेशन है उसका एंडोमेंट फाउंडेशन है उसमें कौन ट्रस्टी बनाए जा सकते हैं। उसके लिए अब बात ये निकल के सामने आ रही, जो जैसी खबरें आई हैं कि वहाँ पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को इस मामले में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि उन शर्तों की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई जो लोग अपॉइंटेड हैं वहाँ पे उनको सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है भी या नहीं।
आपको एक चीज़ बता दूं, 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है टाटा ग्रुप की कंपनियों का, जो लिस्टेड कंपनियां हैं। और जब रतन टाटा ने कमान संभाली थी 1991 में, उस वक्त टाटा एक ढोलमोल चलने वाला, एक भीम का हाथी जैसा ग्रुप था। वहाँ से 2012 में वो इस पूरे ग्रुप को उन्होंने एक लीन, एक एफिशिएंट और एक ग्लोबल लेवल की कंपनी, एक ग्लोबल लेवल का ग्रुप बनाया, जिसमें नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और आपके सारे धंधे, चाहे स्टील हो या बाकी चीज़ें हो, वहाँ मोटर्स का हो, ऑटोमोबाइल का हो, वहाँ पहुँचाया। और लगभग 18,000 रुपये टर्नओवर हुआ करता था टाटा ग्रुप का, और वो 5.5 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर पे टाटा ग्रुप आज खड़ा हुआ है। लेकिन अब वही बात है कि संपत्ति का विवाद या संपत्ति को का बंटवारा कैसे किया जाना है, उसको लेके चीज़ें हैं। और उसमें एक और चीज़ है, जो एंडोमेंट फाउंडेशन है और एंडोमेंट ट्रस्ट है, जो दो एंटिटी आपने बताई, उसमें से फाउंडेशन बाकी चीज़ें देखेगा, जबकि ट्रस्ट देखेगा फिलांथ्रोपी का। तो ज़्यादातर जो 15,000 करोड़ रुपए का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो फाउंडेशन के पास जाना है, जबकि रिमेनिंग हिस्सा जो है वो ट्रस्ट के पास रहना है। इसमें एक और अच्छी बात है, रतन टाटा के पास 2 गाड़ियाँ थी महंगी, एक मासेराती है और एक फरारी है। उसकी भी नीलामी की बात आ रही है और उस पैसे को फाउंडेशन में डाले जाने की बात है। लेकिन मुझे ये लगता है प्रवीण कि रतन टाटा इतने सीजन्ड बिजनेसमैन, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें समझते थे, कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाने में उनका हाथ है, फिलैंथ्रोपी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, दान का काम, स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। ये बात वो मिस कैसे कर गए? क्या वो ये एम्बिग्यूटी छोड़कर कैसे चले गए? वो एम्बिग्यूटी छोड़कर ही जाना चाहते मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें तो बहुत समझ होगी, हमसे ज़्यादा समझ होगी। हम देखते हैं भारत में हर छोटे छोटे परिवार में भी प्रॉपर्टी का एक विवाद, पैसे को लेकर, वो कैसे छोड़ के चले गए? मुझे ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। अब हो सकता है जो एडवाइज़र रहे हों रतन टाटा के साथ उस वक्त, शायद उनके दिमाग में भी ये बात उस वक्त ना आई हो कि जो ट्रस्टी बोर्ड के बनाए जाएंगे उनको किस तरीके से अपॉइंट करना है, या उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी। संभवतः वो नियम शर्तें कुछ चूक हुई है वहाँ पे, जिनको अब वो चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज आएँ जो कि ये तय करें कि क्या किसको क्या अधिकार हैं और अपॉइंटमेंट कैसे किए जाएंगे, और उसके बाद जो 15,000 करोड़ की संपत्ति है उसको कैसे डिवीजन करना, उसको यूटिलाइज बेसिकली कैसे करना है, वो तब तय होगा। क्योंकि रतन टाटा का कोई एक्चुअल वारिस नहीं है, उनकी कोई उत्तराधिकार योजना उस तरह की थी नहीं। इस वजह से उन्होंने पूरे वो अपना जो पैसा है, जो उनकी नेटवर्थ है, उसका उनके पास टाटा सन्स का 0.83% का स्टेक है, बड़ा स्टेक है टाटा सन्स में उनका, रतन टाटा का। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या इन चीज़ों को बिल्कुल साफ़ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसके बाद हम वहाँ पे अपॉइंटमेंट और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं, और ये है गोल्ड की। शेयर बाजार में जहां उथल पुथल मची हुई है, वहीं गोल्ड तेजी के रिकॉर्ड बना रहा है। कल हमने बताया था कि गोल्ड की कीमतों के आसमान छूने के साथ ही गोल्ड लोन्स में हमने एक बहुत स्पाइक देखा है। दिसंबर अंत में अगर बात करें तो गोल्ड लोन सालाना आधार पर 71% बढ़े हैं। बुधवार को गोल्ड की कीमतें भी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अमेरिका के टैरिफ और चीन के पलटवार के चलते इन्वेस्टर सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड को पसंद कर रहे हैं, जो नजर भी आ रहा है। स्पॉट गोल्ड करीब $2,850 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। भारत में सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब जा पहुंचा है। दूसरी तरफ 2025 में भारत की गोल्ड खपत थोड़ी सुस्त हो सकती है। पिछले साल ये 9 साल के पीक पर पहुंच गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची कीमतों से गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड घट सकती है। गोल्ड के दाम 2025 में अब तक 10% बढ़ चुके हैं। सोचिए, बस 1 महीना और कुछ दिन, उसमें हम 10% का इजाफा देख रहे हैं। 2024 में गोल्ड में हमने 21% का एक हाइक देखा था। तो ये जो तूफानी तेजी से समझते हैं, और डिमांड जो है वो थोड़ा वीक पड़ सकता है क्या? महंगा होगा गोल्ड तो? बिल्कुल, वो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि भारत में ज्वेलरी की डिमांड कमज़ोर पड़ सकती है थोड़ी। उसकी वजह यह है कि गोल्ड जब बहुत ऊंचा जाएगा प्राइस, तो लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, और वहाँ पे वो गोल्ड की खरीदारी, गोल्ड ज्वेलरी की पर्टिकुलरली खरीदारी कम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी कहा है कि ओवरऑल थोड़ी सी भारत में ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो सकती है खपत की। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जो कि बड़ी प्रभावी रही है गोल्ड के दाम को ऊपर ले जाने में, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो या तुर्की हो, सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ने
पिछले 3-4 साल में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, और ये एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से गोल्ड के दाम पिछले 2-3 साल में बढ़े हैं। आपने अभी डेटा बताया कि 10% की इसी साल 2025 में ही प्राइस हाइक हो गया है, और ये छोटी बात नहीं है। 10% तो मार्केट नहीं चढ़े हैं अभी इस साल। पिछले साल 21% का रिटर्न दिया है, जो कि तगड़ा रिटर्न है। देखा ये जा सकता है कि अगर दुनिया के हालात ऐसे ही रहे, जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है उसने गोल्ड में फिलहाल आग लगा रखी है, और आने वाले वक्त में भी हो सकता है गोल्ड इसी तरह भागे। 2024 का जो डेटा है भारत का रिजर्व बैंक का, वो 72 टन सोना रिजर्व बैंक ने खरीदा है, और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास, वो 876 टन के अराउंड है। इसी ड्यूरेशन में यानी 2024 में चीन ने 44 टन सोना खरीदा है, और चीन के पास 2200 टन से ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व है चीन के सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के पास। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं उसमें यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि गोल्ड अब सबसे सेफ हेवन है। मार्केट्स में उथल पुथल है, ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लेके आते हैं वहाँ पे उसके चलते लोग चाहते हैं कि एक हेजिंग के टूल के तौर पे इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो गोल्ड फ़ायदेमंद नज़र आ सकता है, और यही वजह है कि इस साल भी शायद गोल्ड फिर से तेज फर्राटे देता हुआ बड़े रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता है। तो सारी बातचीत जो है वो आकर अटक जाती है कि ट्रंप क्या करेंगे। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में किस तरफ करवट लेगा, उसमें ट्रंप फैक्टर है। गोल्ड की कीमतें जिस तरह से भाग रही है उसमें भी ट्रंप फैक्टर है। तो ट्रंप फैक्टर बहुत ही इस वक्त ज़्यादातर चीज़ों में ट्रंप फैक्टर है। पूरी दुनिया इस वक्त अगर कुछ देख रही है तो वो ये देख रही है कि ट्रंप के फैसले कैसे होते हैं। क्या आने वाले कुछ वक्त में ट्रंप खुद को मॉडरेट करते हैं, उदार बनाते हैं, टैरिफ पे अपने पैर पीछे खींचते हैं। अदरवाइज अभी जो चीज़ें जिस तरह से एग्रेसिव रुख है ट्रंप का, वो दुनिया भर के धंधों में हलचल, दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी हलचल पैदा किए हुए है। चलिए, तो इसी नोट पर आज के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए। मनी 9 देखते रहिए। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हम खबरें आप तक लाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया भी हम सुनना चाहते हैं, आपके रिएक्शंस भी हम जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। हम उनसे ज़रूर हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, और अगर हमें कुछ ऐसा लगे जिसमें हमें जवाब देना है तो वो भी आपको देंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।